एपिसोड 1। दोस्तों, ये हमारी नई कहानी है। हमने अपनी इमेजिनेशन से एक नई स्टोरी लिखी है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत। सुबह की पहली किरण सोनी के कमरे में आती हुई उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे सोनी का नींद खुल जाता है और वो अपने बेड पे जग के अंगड़ाई लेती हुई बेड से नीचे आती है। सोनी, जो हमारी कहानी की हीरोइन है और एक प्यारी सी आरजे भी। सोनी का नींद खुलता है तो वो रसोई जाके अपने लिए कॉफी बनाती है और उसे ले बैठ जाती है रेडियो के आगे, जहां उसके स्टूडियो का शो चल रहा होता है। सोनी की एक प्यारी दोस्त थी नैना। नैना भी एक आरजे ही थी, जिसे सोनी ने दिल्ली में आते ही पहली बार एक गुंडे से बचाने के दौरान मिली थी, जहां उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई और बाद में वो दोनों एक ही स्टूडियो में काम करने लगे। सुबह का समय नैना का था, तो जब नैना स्टूडियो में बातें करती अपनी प्यारी लिसनर से, तो सोनी भी उसे बारे प्यार से सुनती और जब सोनी जाती स्टूडियो के अंदर तो नैना प्यार से सुनती। दोनों का छुट्टी समय से हो जाती, फिर दोनों मिल जाते कॉफी शॉप पे। वहां से एक एक कॉफी पीने के बाद अपने घर को निकल जाते थे। यही थी सोनी की डेली की रूटीन। बस इससे आगे सोनी की जिंदगी में कुछ भी नहीं था। वो नैना को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि नैना के अलावा वो इस दिल्ली जैसे अनजाने शहर में किसी को नहीं जानती थी। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ महीने पहले सोनी, जो एक गरीब परिवार से थी, सोनी की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। सोनी अकेले अपने पापा के साथ रहती थी। सोनी के पापा किशोर, जो एक किसान था, सोनी के जन्म के तुरंत बाद उसकी मां के मर जाने के कारण किशोर हमेशा सोनी को कोसता रहता था और उसे कभी वो प्यार भी नहीं करता था। बस उसकी जिंदगी बन गई थी शराब। शराब की नशे में इस कदर फंस गया कि उसके आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता था। जैसे तैसे कर सोनी की पढ़ाई हुई, पर किशोर के इस शराब के कारण सोनी की पढ़ाई भी आधे में ही रुक गई थी। किशोर घर का एक एक सामान बेचकर शराब पीने लगा था। यहाँ तक कि उसने खेतों को भी धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर दिया और उसकी भी वो शराब पी गया। सोनी को ये सब देख बहुत तकलीफ होती थी। जब उसके बाबा ही उसे बोलते कि पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, तब सोनी खुद को इतना लाचार और बेसहारा मानती थी जैसे उसका कोई न हो इस दुनिया में। रात में अकेले बैठ सोनी अपने माँ की फोटो के साथ काफी देर बातें करती थी। बोलती, माँ क्यों चली गई मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ के। देख न, माँ बाबा भी मुझे ही तेरी मौत का कारण मानते हैं। अब तू ही बता माँ, मैं कैसे रहूं इस अनजान दुनिया में। एक तू होती तो सब कुछ अलग होता, सब मानते मुझे भी। कोई बोझ नहीं कहता माँ तेरी बेटी को। आ जाना माँ, मुझे तेरे गोद पर सर रख के सोना है। और ऐसे ही बातें करती और रोते रोते सो जाती जमीन पे ही। अगले दिन फिर से वही सब, बाबा के तीखे बात और दुनिया के तने सुनकर सोनी जैसे पक सी गई थी। उसने अब ठान लिया था, इन लोगों का मुंह मैं एक दिन बंद करके रहूंगी और कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो ये लोग मुझ पर गर्व करें। सोनी काफी मेहनती लड़की थी। वो सबसे बहुत प्यार करती थी, वो सबको बस खुश देखना चाहती थी, जिसके लिए वो दूसरों की मदद भी किया करती थी। पर कभी कभी उसकी यही अच्छाई उसे महंगी पड़ जाती थी। जब सोनी किसी की मदद करने जाती तो वो सोनी को ही भला बुरा सुना देते थे। पर सोनी को इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो बिंदास होके जीना सीख गई थी। सोनी देखने में भी काफी खूबसूरत थी, तो उसके ही गांव के एक लड़के ने किशोर के आगे सोनी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। किशोर शुरू से सोनी को नहीं मानते थे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सोनी का शादी किसके साथ हो रहा है। बस वो अपने सर पर से ये मुसीबत हटाना चाह रहे थे। तो हुआ ऐसा कि रमन के द्वारा दिया गया प्रस्ताव किशोर ने मान ली और सोनी की शादी रमन के साथ करने को हाँ कह दिए। पर जब ये बात सोनी को पता लगती है कि उसके बाबा ने उसकी शादी गांव के सबसे खराब लड़के रमन से फिक्स कर दी है, तो वो तो मानो जैसे टूट सी जाती है और अपने पापा के पास आके कहती है, मैं जानती हूँ बाबा, आप मुझसे बहुत नफरत करते हो और जहाँ तक आपका ये नफरत मैं बर्दाश्त भी कर लूंगी। पर बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप कैसे मेरी शादी उस रमन से कर सकते हैं। उसके नजरों में लड़की की कोई वैल्यू नहीं है। पहले भी उसने जिससे शादी की थी उसने आत्महत्या कर ली है। वो अच्छा लड़का नहीं है बाबा, मैं उसे से शादी नहीं करूंगी। सोनी के मुंह से शादी के लिए ना शब्द सुनकर किशोर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में सोनी को धक्का देते हुए कहता है, कर्मजी, एक तो पैदा होते ही माँ को खा गई। जैसे तैसे तुझे मैंने पाला है, अब क्या तेरे लिए राजकुमार आएगा जो तुझे घोड़े पर बिठा के चांद के उस पर ले जाएगा। जो मिल रहा है उससे चुपचाप शादी कर ले। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि कोई तुझसे शादी तो करना चाहता है। नहीं तो मैं तो सोच भी नहीं सकता तेरी शादी के बारे में। क्या पता कल को किसी और के घर गई और उसका घर बर्बाद हो जाए। दोस्त तो मुझे ही देंगे न कि कैसी बेटी दी है हमने जो आते ही सब तबाह कर दी।
वो तो भला हो उस रमन का जो आगे से खुद शादी के लिए पूछने आया और तुमसे शादी करने को तैयार भी हो गया। और क्या बोल रही थी कि रमन पहले भी शादी कर चुका है, तो क्या हो गया, वो लड़का है, उसका जो मन होगा वो करेगा। अब ज्यादा नखरे मत दिखा और जा जाके तैयारी कर अपनी शादी का। ये बोल सोनी के बाबा वहां से नशे में लड़खड़ाते हुए चले जाते हैं। सोनी वही फर्श पर रोती हुई पास के दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर देख बोलती है, तुझको पता था ना कि बाबा को बेटा चाहिए था, तो फिर मुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया भगवान। ये मुझे नहीं मानते थे, पता था, पर ऐसा कोई बाप अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है भगवान। आपको तो सब पता है कि वो रमन कितना गंदा लड़का है, फिर मैं कैसे उसके साथ रह सकती हूँ। मुझे नहीं करनी ये शादी भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ अब। फिर सोनी अपने कमरे में चली जाती है और वही जमीन पर अपनी माँ की तस्वीर लेके बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ कहाँ है तू माँ, एक बार आ जाना या फिर मुझे भी अपने साथ लेके चल, नहीं रहना मुझे भी यहाँ जहाँ कोई है ही नहीं अपना कहने को। तुझे तो पता है ना माँ, मैं सबकी हेल्प करती हूँ, पर सब फिर भी मुझे ही गलत क्यों कहते हैं। फिर सोनी अपनी माँ की तस्वीर को अपने गले से लगा लेती है और एकाएक अपने आंसू पोंछ कहती है, अब तेरी बेटी नहीं रोएगी माँ, बहुत हो गया रोना धोना। मैं जितना सहने की कोशिश करती हूँ ये लोग मुझे उतना ही जुल्म देने की कोशिश करते हैं। पर अब बस, अब बहुत हो गया, अब तेरी बेटी माँ एक बूंद भी अपनी आंसू का नहीं गिरने देगी, अब उन्हें वो करके दिखाएगी जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। रात का समय था, पूरा गांव अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। किशोर भी दरवाजे पे सोया हुआ था कि चुपके से सोनी दरवाजा खोलती है और अपने कमरे से बाहर आ जाती है और दबे पांव घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। हालांकि उसके बाबा वही दरवाजे पे सोए रहते हैं जिससे उसे बाहर निकलने में दिक्कत होती है, पर फिर भी वो हिम्मत कर बाहर आ ही जाती है। और फिर क्या गांव से बाहर भाग जाती है। एक बस की सहायता से वो दिल्ली पहुंच जाती है जहां उसे कोई नहीं पहचानता था और ना ही सोनी किसी को वहां पहचानती थी। सोनी घर से भाग के अनजाने शहर में आ तो गई थी, पर अब वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वही के फुटपाथ पर लगे एक बेंच पर बैठ सोचने लगती है कि वो क्या करे, कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो भाग के वहां जाती है तो देखती है कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने लोगों के होते हुए भी कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। फिर क्या था, सोनी बचपन से ही सबकी मदद करना जानती थी और यही उसके खून में भी था। उसने अपना बैग लिया, उसे हाथ में लपेटा और भोलेनाथ का नाम ले कूद पड़ी उस लड़की की मदद करने। जैसे ही सोनी उन लोगों के बीच आती है, बोलती है, एक लड़की और इतने लड़के, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लड़कों के झुंड से एक लड़का अमित निकल कर आता है और बोलता है, नाइंसाफी तो बहुत बड़ी है, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुम आ गई हो तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। अमित की ये गलत बातें सुन उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं, जिस पर सोनी भी हंस के कहती है, मैनेज तो मैं कर देती हूँ तुम सबको, अभी 1 मिनट रुको। हाँ तो कीजिए न मिस, हम भी तो तैयार ही बैठे हैं, क्यों दोस्तों। अमित के सारे दोस्त पीछे से बोल पड़ते हैं, हाँ भाई सही कह रहा है, हम भी तैयार हैं, और हंसने लगते हैं। इतना सुनते ही सोनी अपना बैग घुमा के अमित के मुंह पे मर देती है, जिससे अमित वही पास में गिर जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। जिसे देख उसके सारे दोस्त उसके पास आ जाते हैं और अमित अमित बोल उसे उठाने लगते हैं। अमित के पास जैसे ही सारे जाते हैं कि सोनी मौका देख उस लड़की के पास जाके कहती है, ठीक हो ना तुम, ये लोग कौन है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। नैना, उस लड़की का नाम नैना था। उसने सोनी के हाथों को पकड़े हुए कहा, थैंक यू, अगर तुम सही टाइम पे नहीं आती तो ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या करते। क्या करते, हम लड़की है तो क्या ये हमें कमजोर समझते हैं क्या। हम शांत है तो पार्वती है, अगर हमें गुस्सा आ गया तो हमें काली बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक काली सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने है और इन लोगों को मजा चखाना है। तो नैना तैयार हो इन लोगों को अपना असली रूप दिखाने के लिए। बहुत हो गया यूं शांत रह के, ये दुनिया शांत रहने वालों की कदर नहीं करते हैं, तो आओ आज हम भी इन्हें वही रौद्र रूप दिखा दे जो कभी माँ पार्वती ने उन दानवों को दिखाया था। फिर क्या था, सोनी ने अपना बैग और नैना ने अपना पर्स हाथ में लपेटकर उन बदमाश लड़कों को ऐसा धोया कि क्या ही बताए। सारे लड़कों को उनकी नानी याद आ गए, फिर सारे दम दबा के वहां से भाग निकले। उनके जाने के बाद वहां खड़े सभी ने ताली बजा के उन दोनों के साहस को सलाम किया, पर ये सोनी से देखा नहीं गया और बोल पड़ी, अरे वाह, आप लोग यहाँ ताली बजाने के लिए जमा थे, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब आप सब इंतजार करते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैं क्यों बीच में परूं, कोई और कर लेगा, लेकिन खड़े होकर सभी देखेंगे कि आखिर होता क्या है। फिर अंत में अपनी राय देंगे कि हाँ भाई, ये तो इस लड़की की गलती थी।
क्योंकि आप लोगों की आदत है न, जो कुछ गलत हुआ तो हो न हो इन लड़कियों की ही कोई गलती रही होंगी, क्योंकि लड़के तो शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं, उनसे तो कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। अरे आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आज आप जिसे खड़े होके देख रहे हैं कल उसके जगह आपकी बेटी भी हो सकती है। अरे कब आप लोगों की आंख खुलेगी, कब आप लोग दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी समझेंगे, आखिर कब। सोनी की ये बातें सुन वहां खड़े सभी की नजरें नीचे झुक जाती है। सोनी वहां से नैना को लेके चली जाती है और रास्ते में पूछती है, कौन थे वो लोग जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे थे। अब क्या बताओ, वो प्रशांत यादव का बेटा है न, उन्हीं का चमचा है, ये लोग उनके सपोर्ट से ये कुछ भी करते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, बस सब तमाशा देखते रह जाते हैं। प्रशांत यादव, ये कौन है? तुम नहीं हो क्या दिल्ली में? नैना थोड़ा हैरानी से बोली। हाँ आज ही आई हूँ, सोनी ने सिंपल सा जवाब दिया। इसीलिए तुम्हें नहीं पता है प्रशांत यादव के बारे में? वो बहुत ही बड़ा गुंडा है, यहाँ का सबको परेशान करके डरा के रखता है, बस उसी के नाम पर ये लोग भी उछाल रहे हैं। गुंडा है तो कोई पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करता उसके खिलाफ? कौन करेगा कंप्लेन? जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश, जरने की कोशिश की, वो या तो गायब हो गया है या फिर पागल हो गया है, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि तुमने इनके आदमी को मारा है, तो ये पता नहीं आगे क्या करें। अरे तुम डरती क्यों हो? डरोगी तो और डराएंगे ये, एक बार फेस करोगी इनको तो इन्हें भी समझ आएगा कि हम भी कमजोर नहीं है। ये उन्हें अकेले समझ के ऐसा करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम अकेले ही काफी है। हाँ सोनी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कह रुक रही हो अभी। क्या बताओ तुम्हें और कैसे बताओ, समझ नहीं आता है। मतलब क्या बात है सोनी, बताओ। सोनी वही पास के बेंच पर बैठ जाती, बगल में नैना भी बैठ जाती है और बताती है कि मैं अपने घर से भाग के यहाँ आई हूँ। मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे लड़के से फिक्स कर दी थी जो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं था और वो बहुत ही बुरा भी था। पापा मेरी बातें भी नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं घर से भाग गई। तो ऐसे जो तुम भाग गई हो, तुम्हारे बाबा परेशान भी होंगे ना? सोनी हंसते हुई कहती है, हम बाबा और परेशान, वो भी मेरे लिए कभी नहीं। जब से मैं पैदा हुई हो तभी मेरी माँ गुजर गई थी, और तब से मेरे बाबा के लिए मैं बस एक बोझ हूँ और कुछ नहीं। वो मेरे लिए कभी नहीं परेशान हो सकते हैं, वो तो शुरू से चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, अब भाग ही गई तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, ऐसे ही चलता है, मुझे तो आदत है जिंदगी में गम और दर्द सहने का, शुरू से यही जो देखा है जिंदगी में, अब तो बस अपनी लाइफ अकेले में ही जीना है। तब कहाँ रुक रही हो, अभी आओ, कभी मेरे घर पर भी बैठ के बातें करेंगे दोनों दोस्त। आज से हम दोनों दोस्त हैं, ओके? रहना कहाँ है? जहाँ जगह मिल जाए बस वही रह जाएंगे। मेरे लिए तो ये शहर बिल्कुल अनजान है, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। अब कहाँ रुकूं, बस यही सोच रही थी कि तुम्हारी चीख सुनाई दी। ओह तब तो ठीक ही है, तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलो, वही रहना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं नैना, मैं कुछ और सोच लूंगी। अरे कोई ना कोई जगह मिल जाएगा तुम्हारे घर में खुद ही, और सब होंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है सोनी, मैं भी घर पर अकेले ही रहती हूँ, कोई नहीं रहता मेरे साथ। मैं भी दिल्ली अकेले ही आई थी, तुम्हारे तरह ही मेरी भी कहानी है। वो तो बस एक दोस्त को जानती थी तो ज्यादा कुछ नहीं सहना पड़ा, और यहाँ आरजे का जॉब मिल गया। अब अकेले ही उस वीरान घर में रहती हूँ। उस दोस्त की भी शादी हो गई, वो भी अब अपने घर चली गई, बस मुझे अच्छे से सेटल कर गई। वो मेरे लिए फरिश्ते की तरह थी वो। अब तुम चलो वहां रहना मेरे साथ ही, जब तक तुम्हें कोई जगह जॉब नहीं मिल जाता है तब तक रहना साथ में ही, फिर ढूंढ लेना आराम से कोई घर। पर यार ऐसे अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता यार? अभी तुरंत न हम दोस्त बने हैं, और एक दोस्त ही न दूसरे की हेल्प करते हैं। और वैसे भी अभी अभी तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई उन गुंडों से, तो बस उसी के अंडर में तुम मेरे साथ मेरे घर रह रही हो। मुझे भी इसी बहाने तुम्हारा हेल्प करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारा जो कर्ज है मुझ पर, उसे तो मैं कभी नहीं चुका सकती, पर हाँ कुछ कम जरूर कर सकती हूँ तुम्हारा कुछ हेल्प करके। अब सीधे से चलो मेरे घर। सोनी नैना के आगे हार मान लेती है और उसके घर चली जाती है। अब दोनों साथ में रहने लगती है। नैना उसे अपना ही घर समझने को कहती है और बेहिचक रहने को कहती है, और बोलती है कि अपने स्टूडियो में बात करेगी उसके जॉब के लिए भी। कुछ दिन में नैना अपने ही स्टूडियो में सोनी को भी जॉब लगवा देती है। सोनी भी अपना काम पूरी ईमानदार के साथ करने लगती है। सोनी का आवाज बहुत ही प्यारा था, जिसका दीवाना दिल्ली का हर एक आदमी हो गया था।
जब भी सोनी का शो लाइव आता सभी दिल्ली वासी अपने अपने घरों में या जो जहां हो अपना अपना रेडियो खोल बैठ जाते सोनी की बातें सुनने। सोनी को ये बातें बखूबी पता था कि उसे वहां की पब्लिक बहुत पसंद करते हैं। सोनी के स्टूडियो में काम करने से वो कंपनी काफी ऊंचाई पे जाने लगा था, जिससे उस कंपनी के मालिक भी बहुत खुश थे। वो भी सोनी को काफी सपोर्ट किया करते थे। सोनी और नैना की जिंदगी ऐसे ही आराम से चल रही थी। कभी कभी सोनी को घर की याद आती, कभी बाबा की याद भी आती थी, पर वो फिर से वहां वापस जाना नहीं चाहती थी जहां उसको कोई मानता ना हो, जहां उसके बाबा खुद उसको कातिल समझें। सोनी और नैना ऐसे ही रहते थे। जब सोनी स्टूडियो में रहती तो नैना का छुट्टी रहता और जब नैना रहती तो सोनी का छुट्टी रहता। कभी कभी तो दोनों का साथ में ही शो रख दिया जाता था। उस दिन तो दिल्ली की जनता को मजा ही आ जाता था, क्योंकि दोनों ही कमल के आरजे थी। लोगों के साथ बात करनी है, ये उन दोनों को बखूबी आता था, जिससे उस स्टूडियो का लेवल भी काफी ऊपर चला गया था। उन दोनों की जिंदगी ऐसे ही बिंदास चल रही थी, पर ये तूफान से पहले की शांति थी। एक दिन नैना होने टाइम पे स्टूडियो में काम की शुरुआत ही कर रही होती है कि तभी उसे स्टूडियो के बाहर तोड़फोड़ का आवाज सुनाई देता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और बाहर जाने की सोचती है। पर चूंकि उसका शो लाइव था तो वो दिल्ली की जनता के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग लगाते हुए बोलती है, हेलो दोस्तों, सुबह की पहली किरण के साथ हाथों में चाय की प्यारी के साथ मौसम का लुत्फ उठाते हुए आप लोग सुन रहे हैं अपनी प्यारी आरजे नैना को। तो दोस्तों, हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से आवाज के साथ। तो चलिए आप लोग भी इन्हीं आवाजों में खो जाए और एंजॉय कीजिए। फिर नैना जल्दी से एक लता मंगेशकर का प्यारा सा सॉन्ग लगा देती है और खुद ही स्टूडियो के बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही नैना शौक रह जाती है। हर जगह बस सब टूटा फूटा नजर आ रहा था। किसी किसी स्टाफ को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। नैना भाग के एक स्टाफ के पास जाके पूछती है, ये क्या हो गया? आप लोगों को किसने किया? आप लोगों की ये हालत? सुरेश भैया, आपको किसने इतना मारा है? और ये तोड़ फोड़ कौन करके गया है? अरे नैना, वो प्रशांत यादव के गुंडे आए थे, पता नहीं किसको ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो हमारी ऐसी हालत करके चले गए। नैना प्रशांत यादव का नाम सुन बिल्कुल सहम सी जाती है और घबराहट में बोलती है, क्या प्रशांत यादव? पर उनके गुंडे यहाँ क्यों आए थे? भैया कुछ बोला उन्होंने? किसको ढूंढ रहे हैं? आपने पूछा उनसे? हाँ, नैना पूछा। बोला यही पे आरजे का काम करती है, उससे उनको बदला लेना है। उस आरजे ने उन लोगों को बहुत मारा है, शायद साथ में अपने चमचे भी लेके आया था जिसका हाथ पांव जख्मी था। अब यहाँ कौन सा आरजे है जिसने उस प्रशांत यादव के गुंडों से पंगा लेने का कोशिश किया होगा? यही बात उनको समझा रहा तो समझने की कोशिश ही नहीं की और ऐसे तोड़ फोड़ कर बोल के चला गया कि मैं उसे समझा दूं कि खुद ही आके उनसे माफी मांग ले, नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत करके जाएंगे यहाँ की। नैना सुरेश भैया की बात सुन डर और सहम सी जाती है और वहां के माहौल को संभालते हुए जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचा देती है। फिर अपने मन में ही सोचती है, सोनी ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, उसे समझाना होगा कि वो अभी बाहर ना आए, नहीं तो ये प्रशांत यादव के गुंडे पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। ऐसे ही रात को चोरी छिपते हुए वो घर पहुंचती है। नैना को चोरी से घर के अंदर आता देख सोनी देख लेती है और नैना के पास आके बोलती है, अरे नैना। नैना पीछे से सोनी की आवाज सुन और अंधेरा भी होने कारण काफी डर सी जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अरे नैना, डर क्यों रही हो तुम? मैं सोनी हूँ। रुक, मैं लाइट जलाती हूँ, शायद अंधेरा है ना इसीलिए तुम डर गई हो। ये बोल सोनी लाइट ऑन करने चली जाती है और ऑन करके आती है तो नैना को वहां नहीं देखती है। वो बोलती है, नैना नैना कहाँ हो? अभी तो यही थी, कहाँ चली गई तुरंत? नैना नैना, ये बोलते वो नैना के कमरे की तरफ जाने लगी। वहां भी नैना दिखाई नहीं देती है। फिर सोनी कमरे के बाहर आने वाली ही होती है कि उसे अचानक से किसी की रोने की जैसी आवाज का आभास होता है। वो नैना नैना बकते हुई नैना के पलंग के इस साइड जैसे ही आती है उसे नैना दिखाई देती है, जो काफी घबराए हुई नजर आ रही थी। सोनी तुरंत उसके पास जाके बोलती है, क्या हुआ? तुम्हें इतना डरी हुई क्यों हो? किसी ने तुम्हें फिर कुछ बोला क्या, या फिर उन लोगों ने फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी की? क्या हुआ बताओ? नैना सोनी की तरफ अपनी भींगी नजरों से देखती है और बोलती है, सोनी ये क्या कर दिए हम दोनों ने? अब क्या होगा हमारे साथ? क्या होगा नैना? हुआ क्या है नैना? साफ साफ बताओगी? ऐसे समझ नहीं आ रहा है कुछ। तुम्हें याद है तुमने मुझे बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ाई की थी? हाँ, तो क्या हो गया? फिर मिले तुम्हें क्या? मुझे बताओ, मैं उनकी फिर से वैसे ही धुलाई करूंगी। अरे नहीं नहीं,
सोनी ऐसा कुछ नहीं करना है तुमको, अब बस बहुत हो गया, अब चुपचाप हम माफी मांग लेंगे उन लोगों से, क्या पता शायद माफ कर दे वो लोग। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है यार, आने दो उसे फिर बताती हूँ मैं। नहीं कोई जरूरी नहीं है तुम्हें कुछ करने की, एक बार ही हम उनसे पंगा लेके फंस गए हैं, अब बस शांति से इस मैटर को रफा दफा करेंगे, कल जाके उनसे माफी मांग लेंगे और बोल देंगे कि तुमसे भी गलती हो गई, तुम नहीं पहचानती थी उन्हें। मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगने वाली हूँ, मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैं कभी झुकूंगी भी नहीं किसी के आगे। अरे यार मेरे लिए तू एक बार ये माफी मांग ले न उन लोगों से, तुझे नहीं पता है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर नैना हमें ऐसे कमजोर नहीं होना, क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे पता है तू कितनी हिम्मत वाली है, किसी और को बताने से क्या फायदा, ऐसे भी बहुत दुख देखे हैं हम दोनों बचपन से ही, तो अब कोई भी दुखों के लिए जगह नहीं है जिंदगी में। नैना के इतने बार समझने पर सोनी भी मान जाती है माफी मांगने के लिए। चल ठीक है तेरे लिए ये भी सही, माफी मांग लेंगे, अब खुश, हाँ यार बहुत खुश, यार थैंक यू, तू मेरे लिए इतना सब कर रही है। इतना बोल नैना सोनी के गले लग जाती है। तेरे सिवा अब है ही कौन दुनिया में जिसके लिए मैं कुछ करूँ, एक तू ही तो है। अच्छा चल अब उठ और फ्रेश हो के आ, मैं खाना लगा रही हूँ, साथ में ही खाएंगे दोनों, ठीक है? ओके आती हूँ 5 मिनट में, फिर दोनों मिल खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह नैना तैयार हो जाती है और सोनी को भी बोलती है जल्दी तैयार हो जा, आज उन गुंडों से माफी मांगने भी जाना है। मैं तो बोलती हूँ एक बार और सोच ले, आगे जो होगा देखा जाएगा। सोनी यार तू फिर से। अच्छा अच्छा रुक अभी आती हूँ, तैयार होके तब चलते हैं साथ में, हाँ जल्दी आ। दोनों तैयार हो उन गुंडों के पास जाने को निकलती है जहाँ वे लोग रहते थे। अंदर जाते हुई नैना बहुत डर सी रही थी, उसके हाथ भी कांप रहे थे, जिसे देख सोनी उसके हाथों को पकड़े कहती है तू क्यों डर रही है इतना, अब तो माफी भी मांग लेंगे ना, फिर माफी ही मांगने जा रहे हैं पर वो है तो गुंडे ही ना, अगर फिर से उसने कुछ ऐसे कैसे कुछ मेरे हाथों का मर भूल गया क्या, तो आज फिर से दिखा देंगे। तू बस डर मत, नहीं तो डरा हुआ समझ के और डराएंगे। तू भी सोनी ज्यादा मत बोलना उन लोगों को कुछ, बस हम दोनों माफी मांगेंगे और निकल जाएंगे, वो कुछ भी बोले हमें नहीं सुनना है, ठीक है? सोनी नैना की तरफ देख बोल तो देती है ठीक है, पर उसके मन में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। अंदर जाते ही वहां बहुत अंधेरा रहता है, जिस कारण इन दोनों को कुछ साफ साफ नहीं दिखता है। हेलो हेलो कोई है यहाँ, ओ हेलो कोई है अंदर क्या? तभी नैना भी बोल पड़ती है, कोई है अंदर? लगता है कोई नहीं है यहाँ, चल घर ही चलते हैं। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, देखना कितना अंधेरा भी है, यहाँ नहीं होगा कोई, चल बाद में आते हैं। जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं कि अचानक से उन दोनों के आगे एक आदमी उछल कर खड़ा हो जाता है। दोनों उनको देख डर सी जाती है, फिर वो दूसरे साइड मुड़ती है, उधर से भी एक गुंडा घेर लेता है उनको चारों तरफ से, सभी नैना और सोनी को घेर लेता है। तो दोस्तों ये था हमारी नई स्टोरी का पहला एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आ रही होगी। हम अब इससे आगे की कहानी को अगले एपिसोड में सुनेंगे।